दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। नरेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसकी शादी को 7 साल हो गए थे। उसका 5 साल का बेटा था, पर नरेश अभी भी गैर जिम्मेदार था। वो कमाता तो था, पर उसकी कमाई कहाँ जाती थी किसी को नहीं पता था। नरेश के पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे, सो उनकी 15,000 की पेंशन से घर का खर्चा चल जाता था। नरेश की पत्नी प्रिया भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर थोड़ा बहुत कमा लेती थी। प्रिया अपने सास ससुर को बहुत मानती थी। वो भी उसे बेटी के समान मानते थे। प्रिया व उसके ससुर नरेश को बार बार समझाकर थक चुके थे कि अब उसे अपने बेटे के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा, पर नरेश के व्यवहार में कोई अंतर नहीं नजर आ रहा था। अब राज भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब उसके पढ़ाई का खर्चा और दूसरे जरूरत की चीजें बढ़ती जा रही थी। प्रिया को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो पैसे कैसे कमाए। इधर नरेश बस नाम का ही पति व पिता था। उसे सिर्फ अपने से मतलब था। नरेश अपने माता पिता से भी खिंचा खिंचा रहता था। वह उनसे ढंग से बात नहीं करता था। उसे लगता था आज उसके पास अच्छी नौकरी नहीं है तो सिर्फ उसके माँ पापा के कारण। दरअसल नरेश जब छोटा था तब उसके 2 बेस्ट फ्रेंड थे, संकेत और विहान। चूंकि नरेश के पापा की सरकारी जॉब तो थी, पर वो छोटी पोस्ट पर थे, जिसके कारण उनकी सैलरी कम थी। संकेत और विहान दोनों के पापा व्यापारी थे, तो उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी। संकेत और विहान शहर के सबसे बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे। उन्हें स्कूल लाने ले जाने के लिए वैन थी, जबकि नरेश भी इंग्लिश स्कूल में ही पढ़ता था, पर वो छोटा स्कूल था। नरेश के पापा ही उसे लाया ले जाया करते थे। जैसे जैसे नरेश बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे उसकी अपने दोस्तों से तुलना भी बढ़ती जा रही थी। नरेश जब 7वीं में था तो वो अपने दोस्तों के स्कूल में अपना एडमिशन कराने की जिद करने लगा। पर नरेश के पापा ने तो पहले नरेश को बहुत समझाया कि वो उसकी फीस नहीं भर पाएंगे। फिर उन्होंने गुस्से में अपना फैसला ही सुना दिया कि नरेश जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहीं पढ़ेगा। अब नरेश अपने पापा से कटा कटा रहने लगा। वो बस काम से काम ही अपने पापा से बात करने लगा। एक बार नरेश अपने पापा से दिवाली में महंगे कपड़े और पटाखे की जिद करने लगा। बेटे की जिद पूरी करने के लिए नरेश के पापा की जितनी हैसियत थी उतनी ही चीज़ें ला सके, क्योंकि उन्हें पता था जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए, नहीं तो कर्जा चढ़ते देर नहीं लगती है। जब नरेश ने आधे फटाके और नॉन ब्रांडेड कपड़े देखे तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उस साल नरेश ने दिवाली ना मनाने का निर्णय लिया, जिसके कारण नरेश के माता पिता की भी दिवाली सुनी सुनी थी। अब तो नरेश का अपने पिता के प्रति गुस्सा और बढ़ गया, और जब नरेश के दोस्तों की कॉलेज खत्म होने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई और नरेश की एक छोटी से कंपनी में जॉब लगी, तब भी नरेश ने उसका कसूरवार अपने पिता को ठहराया। उसका तर्क यह था कि छोटे से स्कूल में पढ़ने के कारण उसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जिसके कारण उसकी पर्सनैलिटी भी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। तब उसके पिता ने उसे समझाया कि इंग्लिश सीखना अपने हाथ में होता है, वह स्कूल पर निर्भर नहीं करता। पर नरेश को अपने पिता की कोई बात समझ कहाँ आती थी। वह तो मन ही मन उन्हें अपना दुश्मन मान बैठा था। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। नरेश के माता पिता को लगा कि नरेश की शादी होने के बाद वो ठीक हो जाएगा, तो उन्होंने प्रिया को नरेश के लिए पसंद किया। नरेश को भी प्रिया पसंद आ गई। फिर क्या था, दोनों की शादी हो गई। पर शादी के बाद भी नरेश के व्यवहार में कोई खास फर्क नज़र नहीं आया। पर नरेश के माँ बाप को प्रिया के रूप में एक बेटी मिल गई जो उनका ख्याल रखती थी, बिना कुछ बोले ही उनकी इच्छाओं को पूरा कर देती थी। इधर प्रिया को भी अपने सास ससुर से कोई शिकायत नहीं थी। वह भी नरेश को समझाकर
थक चुकी थी। अब उसने बोलना ही छोड़ दिया था। कभी कभी नरेश के माँ पापा सोचते थे कि हमने प्रिया का रिश्ता नरेश से कराकर गलती तो नहीं की, पर प्रिया उन्हें यही जवाब देती थी कि अगर मेरी शादी नरेश से नहीं होती तो मुझे एक और माँ पापा कैसे मिलते। उनका जवाब सुनकर उनको सुकून मिलता। एक बार ऑफिस से लौटते वक्त नरेश को उसका पुराना दोस्त मिल गया। बातों ही बातों में उसने बताया कि वह मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, यहाँ तो सिर्फ शादी अटेंड करने आया है। उसने नरेश से कहा वह उसकी भी जॉब अपनी कंपनी में लगा देगा। उसने नरेश के सामने मुंबई की काफ़ी तारीफ की। उसने यह भी कहा कि इस छोटी सी कंपनी में रखा ही क्या है, तुम भी अपनी बीवी बच्चे के साथ मुंबई चलो, मैं भी वहाँ अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। अब नरेश पर भी उसकी बातों का प्रभाव पड़ने लगा। दूसरे दिन नरेश ने अपने दोस्त को फ़ोन करके अपने ऑफिस के बाहर कैफ़े में ही बुला लिया, जहां उसके दोस्त ने उसे शहर व ऑफिस के बारे में बताया। जब नरेश ने पूछा कि वो कहाँ रहेगा, तो उसके दोस्त ने बताया कि वहाँ 1 BHK का किराया भी बहुत ज़्यादा है। अगर किराया का मकान लेते हैं तो बचत नहीं हो पाएगी। तो नरेश ने कहा कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं वहाँ पर फ्लैट ले सकूं। तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम यहाँ का घर बेच दो और वहाँ 1 BHK फ्लैट ले लेना, पर वहाँ तुम अपने माँ बाप को नहीं ले जा सकते, क्योंकि 1 BHK में इतनी जगह नहीं होगी कि तुम अपने बीवी बच्चे के साथ अपने माँ बाप को भी रख सको, क्योंकि वहाँ छुट्टी वाले दिन ऑफिस के दोस्त किसी न किसी के घर में पार्टी करते ही हैं। तब तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहेंगे घर में। तुम यहाँ पर ही कोई किराए का मकान ले लो और मुंबई से ही उनका खर्चा पानी भेजते रहना। अब घर आकर नरेश सिर्फ मुंबई और जॉब के बारे में ही सोच रहा था। इस बारे में जब नरेश ने प्रिया से बात की तो प्रिया ने उसे सीधे ही कह दिया कि ज़रूरी नहीं वहाँ पर आपकी उस कंपनी में जॉब लग ही जाए, और पापा आपको अपना घर कभी भी नहीं बेचने देंगे। उन्होंने बड़ी मेहनत करके ये घर बनाया है, इससे उनकी कितनी यादें जुड़ी हुई है, तो आप ये ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। पर नरेश के मन में तो अपने दोस्त की बातें घर कर गई थी। वो अब कैसे भी करके यहाँ से सब बेचकर मुंबई जाना चाहता था। वैसे भी उसे अपने माता पिता से कोई खास लगाव तो था नहीं। अब उसे अपनी बचपन की सारी बातें याद आने लगी कि कैसे उसके माँ बाप ने उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की, और अभी भी उसके और उसके सपनों के बीच वे ही हैं। अगले दिन नरेश फिर अपने दोस्त से मिला और उससे कहा कि तुम वहाँ पर फ्लैट खोज कर रखो और अपनी कंपनी में मेरे लिए अच्छी पोस्ट पर जॉब ढूंढ दो। मैं 1 महीने में यहाँ का सारा काम निपटाकर मुंबई शिफ्ट हो जाऊँगा। अब अगले दिन से नरेश अपने सपने को साकार करने में लग गया। सबसे पहले उसने ब्रोकर से कोई खरीदार लाने को कहा और कहा कि उसे 1 महीने के अंदर ही ये घर बेचना है। तो जितना जल्दी हो सके अच्छी कीमत पर यह घर बिकवा दे। अब नरेश अपने घर वालों की नज़रों में अच्छा बनने का नाटक करने लगा, ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। सबसे पहले तो उसने अपनी सैलरी प्रिया के हाथों में दे दी और उससे कहा कि आज से मैं भी घर खर्चों में और राज की पढ़ाई में पूरा सहयोग किया करूँगा और अपने माँ पापा की भी सेवा व देखभाल किया करूँगा। नरेश का बदला हुआ व्यवहार देखकर उसके माँ पापा और प्रिया बहुत खुश हुए। वे सब तो बेचारे नरेश के असली इरादों से अनजान थे। यहाँ नरेश सबके साथ अच्छा बनने का नाटक करने लगा। 1 हफ्ते के बाद नरेश ने प्रिया को अपनी प्यार भरी बातों में फंसाकर उसके मायके भेज दिया, क्योंकि वो जानता था
कि प्रिया के होते हुए वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता है। अब दूसरे दिन नरेश ने अपने पापा से कहा कि मैं आप लोग के नाम कुछ पैसे जमा कराना चाहता हूँ, जिसके लिए कुछ पेपर्स साइन करने होंगे। उसकी बात सुनकर उसके माँ पापा खुशी से गदगद हो गए, तो उन्होंने बैंक के कागज के साथ साथ प्रॉपर्टी के कागज भी रख दिए, जिसमें सारी प्रॉपर्टी नरेश के नाम ट्रांसफ़र की बात कही गई थी। धोखे से उसने सारे पेपर्स में अपने पापा के साइन करवा लिए। कुछ दिन बीत जाने के बाद नरेश एक दिन अपने पापा से मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के बारे में बात कर रहा था। उसने जब अपने पापा को बताया कि वो यहाँ का घर बेचकर मुंबई में फ्लैट लेना चाहता है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं यह घर नहीं बेचूंगा। नरेश हंसने लगा और कहने लगा, मुझे आपका जवाब पता था कि आपका जवाब यही होगा, तभी तो उस दिन बैंक के पेपर्स के साथ साथ मैंने आपसे प्रॉपर्टी के पेपर्स भी साइन करवा लिए, जिसमें सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होने की बात कही गई थी। अब तो नरेश के पापा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्होंने नरेश को बहुत चिल्लाया कि तू अपने बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मेरे लिए तेरे साथ रहना नर्क में रहने जैसा है। बस फिर क्या था। नरेश ने माँ पापा का बैग पैक किया और उन्हें घर से निकल जाने को कहा। नरेश की माँ ने उससे कहा भी कि हम दोनों बूढ़े आदमी इतनी रात को कहाँ जाएंगे, पर नरेश दोनों का हाथ पकड़कर चौखट तक ले आया। ठीक उसी समय प्रिया भी आ गई। यह सब देखकर उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया। फिर उसने कहा कि आप इस तरह से मेरे सास ससुर को उनके ही घर से नहीं निकाल सकते। तो नरेश ने बड़ी बेशर्मी से कहा कि उनका कौन सा घर, अब ये मेरा घर है और अब तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। तब प्रिया की सास ने उसे पूरी सच्चाई बताई कि कैसे नरेश ने धोखे से पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। प्रिया ने नरेश से कहा कि छी, मुझे तो तुम्हें अपना पति बोलते हुए भी शर्म आती है। जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हुआ, वो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। अब तो पहले प्रिया को हुक्म दिया कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, पर प्रिया ने उसकी एक नहीं सुनी, तो नरेश ने भी अपनी अकड़ में उसे रोकने की कोशिश नहीं की। प्रिया ने अपने सास ससुर से कहा कि चलिए हम कोई नया घर खोज लेंगे जिसमें हम खुशी खुशी रह सके, और वे वहाँ से निकल गए। प्रिया की सास ने प्रिया से पूछा कि तुम तो कल आने वाली थी ना, आज अचानक कैसे आ गई। प्रिया ने कहा कि शाम से ही मेरा मन बेचैन था, मुझे किसी अनहोनी की आशंका थी, इसलिए बिना कोई कॉल किए ही मैं अचानक आप लोगों से मिलने चली आई। अब प्रिया के मायके पहुंचकर प्रिया ने नरेश की करतूत को अपने परिवार वालों को बताया, तो उन्हें भी नरेश की करतूत सुनकर धक्का लगा। दूसरे दिन प्रिया किराए के मकान की खोज में निकल पड़ी। बहुत ढूंढने के बाद उसे ऐसा घर मिल ही गया जिसके मकान मालिक बहुत अच्छे थे। थोड़े दिन घर प्रिया के ससुर की पेंशन से मुश्किलों से चला। फिर प्रिया ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। प्रिया की मकान मालकिन टिफ़िन सर्विस चलाती थी। उन्हें एक अच्छे कुक की ज़रूरत थी, सो प्रिया ने कहा कि उसकी कुकिंग अच्छी है, तो प्रिया की इनकम का स्रोत टिफ़िन सर्विस भी हो गया। अब प्रिया अपने सास ससुर व बच्चे का अच्छे से ध्यान रखने लग गई। वहीं प्रिया के सास ससुर भी उसे बेटी की तरह देखभाल करते थे। वहीं दूसरी ओर नरेश ने भरोसा करके घर बेचकर जो पैसे आए थे पूरा अपने दोस्त को दे दिया, ताकि वो मुंबई में फ्लैट खरीद सके। उसका दोस्त पैसे लेकर भाग गया और जिस मल्टीनेशनल कंपनी की वह बात कर रहा था, उसने पता किया उस नाम की कोई कंपनी ही नहीं थी। अब तो नरेश ना घर का था ना ही घाट का।
वो सोचने लगा, काश उसने अपने पापा और प्रिया की बात मान ली होती तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। आज वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम तो कर रहा था, पर बतौर प्यून, क्योंकि अब अपने शहर तो वो जा नहीं सकता था और मुंबई जैसे शहर में पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता, सो यही नौकरी ही सही। इस तरह प्रिया अपने सास ससुर व बच्चे के साथ सुखी थी और नरेश को अपने किए की सज़ा मिल रही थी। दोस्तों, आपको अगर यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।